हेलो डियर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभी के क्लास में। आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो है जैव प्रौद्योगिकी का आगे का टॉपिक, जो जहां से हम लोगों ने छोड़ा था। यानी इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि ये था क्या। पहले पुनर्संयोजक डीएनए है क्या। तो पुनर्संयोजक डीएनए क्या है? तो पुनर्संयोजक डीएनए वो डीएनए है जब हम लोग क्या किए थे, तो जब हमने दो डीएनए को आपस में ऐड किया था। यानी पुनः मतलब होता है फिर से, संयोज मतलब जुड़कर। यानी वैसे डीएनए जो फिर से जुड़कर, या वैसे डीएनए जो फिर से जुड़े हों आपस में, तो उसी टेक्निक को हम क्या कहते हैं? डीएनए, पुनः संयोजक डीएनए। और इस टेक्निक के इसको हम किसमें यूज करते हैं? तो इसको हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी में। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में हम इसका उपयोग करते हैं और क्या करते हैं? तो डिजायरेबल कैरेक्टर को हम ऑब्टेन करते हैं, जिनको हम जीएमओ बोलते हैं। ये सब हम पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार प्लीज उसे जाकर देखें। तो पुनर्संयोजक डीएनए को बनाने के लिए 3 उपकरणों का उपयोग किया जाता है। वो कौन कौन है? तो वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहला है हमारा एंजाइम। पहला क्या होता है? एंजाइम। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा हमारा होता है क्लोनिंग वेक्टर। एक हो गया एंजाइम, दूसरा हो गया क्लोनिंग वेक्टर। तीसरा हो जाएगा हमारा कंपैटिबल होस्ट, यानी सक्षम होस्ट। ये सक्षम होस्ट बोलेंगे, यानी परपोषी जिसको बोलेंगे, इसको हम लोग पोषी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोषी। यानी वैसे जो उस डीएनए को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी, वैसे होस्ट भी हम लोग को यहाँ पे चाहिए। अभी हम लोग इसमें देखेंगे तो क्या क्या है हमारा। तो पहला है एंजाइम, दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा सक्षम मेजबान। यानी इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी पुनर्संयोजक जो डीएनए है, पुनर्संयोज डीएनए है, उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? तो पहला चाहिए एंजाइम, दूसरा चाहिए क्लोनिंग वेक्टर, तीसरा चाहिए सक्षम मेजबान। तो उसके लिए हम लोग जान लेंगे कि पुनर्संयोजक डीएनए क्या है। तो पुनर्संयोजक डीएनए वह डीएनए है जिसे हम किसी और डीएनए के साथ जोड़ने के बाद बनाए हैं। तो इसके लिए हम लोग पहला देखते हैं जो प्लाज्मिड का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम वो एंजाइम, अब देखते हैं कि जो डीएनए होता है वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। तो इसको यहाँ से, यानी अगर हमको क्या करना है, तो हमको दो डीएनए को आपस में जोड़ना है, यानी वांछित वाले को यहाँ पे हम लोग को जोड़ना है। ये हमारा मान लो ये वांछित वाला डीएनए है और ये हमारा प्लाज्मिड है जो सर्कुलर वाला होता है, ये है। इसको इसमें जोड़ना है, इसके कुछ भाग को, जिसमें इसमें जो वो अनुक्रम रहेगा जो वांछित गुणों को प्रदर्शित करते हैं, तो उस भाग को हमको इस भाग में जोड़ देना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? तो उसके लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा? इन दोनों डीएनए को ऑब्टेंड करना होगा, यानी इनको हम लोग को प्राप्त करना होगा। तो वांछित डीएनए को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो वांछित डीएनए को प्राप्त करने के लिए पहले कोशिका को तोड़ना होगा। तो कोशिका को तोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग करेंगे वो होते हैं हाइड्रोलाइज्ड एंजाइम या लाइसिंग एंजाइम, इसको हम बोलते हैं। तो इनका उपयोग क्या किया जाता है?
तो आनुवांशिक प्रयोगों के लिए डीएनए प्राप्त करने के लिए इसको हम किसके लिए करेंगे, इन एंजाइम का उपयोग किससे करेंगे, तो डीएनए प्राप्त करने के लिए। अब देखो अलग अलग जीवों का अलग अलग कोशिकीय संगठन होती है, या जो बाह्य बाह्य है तो वो का कोशिका भित्ति, हर किसी का अलग अलग कोशिका भित्ति संगठन होता है। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं तो जीवाणु, तो जीवाणु किसका बना है, तो जीवाणु के कोशिका बने होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन के, किसके बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन के, इसलिए इसके लिए चाहिए लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, ये इसके को ब्रेक करता है। उसके बाद अगर हम लोग प्लांट सेल का डीएनए ऑब्टेंड कर रहे हैं तो उसके लिए सेलुलेज लगेगा, क्योंकि इसमें सेलुलोज होता है। उसके बाद अगर हम कवक को करते हैं यानी फंगस को करते हैं तो उसमें चिटिनेज लगेगा, क्योंकि इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है काइटिन, और उसके लिए काइटिनेज लगेगा। ठीक है, तो ये तो सबसे पहला यानी एंजाइम्स में भी अलग अलग एंजाइम्स का यूज हो रहा है। तो पहला एंजाइम क्या है, तो लाइसिंग एंजाइम, यानी वो एंजाइम जो कोशिका के कोशिका भित्ति को तोड़ने में मदद करते हैं, कोशिका के कोशिका भित्ति को तोड़ने में मदद करते हैं। उनका अलग अलग प्रकार हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द जो उनके कोशिकीय भित्ति की संगठन पर निर्भर करते हैं। उसके बाद है क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग, क्लीविंग मतलब होता है खाच, खाच, और खाच किसमें होगा, तो खाच हमेशा काटने में, काटने, यानी ये वो एंजाइम होते हैं जिनका उपयोग हम डीएनए को तोड़ने में यानी डीएनए अणु को तोड़ने में या काटने में करते हैं। तो ये बेसिकली एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उस ग्रुप को हम बोलते हैं न्यूक्लिएज। ये बहुत बड़ा ग्रुप होता है एंजाइम का। अब इसमें 3 होते हैं, कौन कौन होंगे, तो एक्सोन्यूक्लिएज, इंडोन्यूक्लिएज और प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज, जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो इनका काम क्या है, तो ये पहला एक्सो, यहां हम लोग इसको इंग्लिश वर्ड से समझेंगे, इसमें लिखा रहेगा हमारा एक्सो न्यूक्लिएज, एक लिखा हुआ है एक्सो न्यूक्लिएज और दूसरा है इंडोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज और इंडोन्यूक्लिएज। तो इंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर, यानी एंजाइम का वह समूह जो डीएनए को उनके बाहरी सिरे से काटता है, जो डीएनए को उनके बाहरी सिरे से, इधर से या इधर से, उनके किनारों से उसको काटता है या उनके अनुक्रम को हटाता है, तो उनको हम बोलेंगे एक्सोन्यूक्लिएज। और जब वो अंदर के यानी अंदर के भाग को, अंदर के अनुक्रम को पहचान कर काटते हैं तो उसको बोलते हैं इंडोन्यूक्लिएज। इंडोन्यूक्लिएज में ही ये आ जाता है हमारा प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो ये जो इंडोन्यूक्लिएज होता है तो बेसिकली ये एक ही डीएनए के भाग को काटता है, यानी एक ही स्ट्रैंड को काटता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज में अगर हम लोग देखते हैं तो यही हमारा कहलाता है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। तो इसको 1937 में अर्बर ने देखा था, सबसे पहले इसको 1937 में अर्बर, इसे सबसे पहले 1962 में डब्ल्यू आर्बर द्वारा अलग किया गया था, मतलब देखा गया था ई कोलाई में, एस्चीरिया कोलाई। इसमें देखा क्या गया था वो सारा पीपीटी में हमारा लिखा हुआ है, लेकिन एक बार इसकी कहानी हम लोग सुन लेते हैं।
तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये जो बना है इसको मतलब डिस्कवर किया गया वो 1963 और 1962 में डब्ल्यू आर बर्जेस जो है उनके द्वारा किया गया था। तो इन्होंने देखा कि एक बैक्टीरिया जो है वो है ई कोलाई बैक्टीरिया अपने आप को बचा रहा है बैक्टीरियोफेज से। इससे बैक्टीरियोफेज से अपने आप को बचा रहा है। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? तो बैक्टीरियोफेज वो विषाणु होते हैं बैक्टीरियोफेज वो विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को प्रभावित करते हैं। इनको हम हिंदी में बोलते हैं जीवाणुभोजी। यानी वह या वो विषाणु जो जीवाणुओं को प्रभावित करते हैं उन्हें हम कहते हैं जीवाणुभोजी। और ई कोलाई अपने आप को इसी से बचा ले रहा था। तो जब इसको देखा गया तो ये बचा रहा था अपने आप को रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के द्वारा। ये अपने आप को रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन के द्वारा बचा रहा था, जिसमें दो भाग थे, एक था एंजाइम, दूसरा था, दो एंजाइम थे। पहला एंजाइम था जो डीएनए को यानी बैक्टीरियोफेज वाले विषाणु के डीएनए को काट रहा था या उसको रोक रहा था ग्रो करने से। इसीलिए इनका नाम प्रतिबंधन रखा है, क्योंकि ये क्या कर रहे थे? प्रतिबंध कर रहे थे या किसी को रोक रहे थे। यानी ये क्या कर रहे थे? तो ये विषाणुओं को ग्रो करने से रोक रहे थे। और दूसरा, ई कोलाई के भी अपने डीएनए थे, उस डीएनए में मिथाइलेज लग रहा था। मिथाइलेज एंजाइम मिथाइल ग्रुप उसमें ऐड कर रहा था, जिसके कारण से जो एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस है, वो इसके डीएनए को नहीं पहचान रहा था, यानी काटने। ठीक है, तो इसलिए ये क्या कर रहा था? तो बाहरी डीएनए को मार रहा था और अपने डीएनए को बचा रहा था इस तरह से। तो इसी चेंज को, इसी मॉडिफिकेशन को ही बोला गया रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन मैकेनिज्म, यानी ये डिफेंस मैकेनिज्म था अपने आप को बचाने की। आइए इसको हम एक एक करके देखते हैं। तो ये क्या होता है? तो डीएनए को ये विशिष्ट बिंदुओं पर काटता है और वो विशिष्ट बिंदु पैलिंड्रोमिक होते हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। और इनके काटने से अगर ये सेंटर से हटकर कुछ आगे काटते हैं तो एक दो सिरा बनता है, जिसको चिपचिपा सिरा बोलते हैं, जो बाद में ऐड हो जाता है, स्टिकी एंड, और एक ब्लंट एंड, दोनों बनाता है अगर दोनों स्ट्रैंड को एक ही पॉइंट पे काटा जाए। तो हम देखेंगे तो ये जो डीएनए है, जब ये जो डीएनए जो चिपचिपा सिरा रहता है वो बाद में जोड़ा जाता है एक डीएनए के द्वारा, एक एंजाइम के द्वारा, जिसको बोलते हैं डीएनए लाइगेज। इसे बाद में क्या किया जाता है? डीएनए लाइगेज के द्वारा ऐड कर दिया जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम आणविक कैंची है या रासायनिक स्कैपल्स भी बोलते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है? तो उसमें हम लोग याद रखेंगे प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को। ये एक विशेष अनुक्रम को पहचानता है। अनुक्रम, न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम। न्यूक्लियोटाइड हम लोग जानते हैं, नाइट्रोजनल क्षार जब इससे जुड़ते हैं, नाइट्रोजनी क्षार जब शुगर से जुड़ते हैं, और फॉस्फेट, तीनों एक साथ जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड। तो उन्हीं के अनुक्रम को ये पहचानता है। तो ये पैलिंड्रोमिक वैसे होते हैं जिनको हम आगे और पीछे से पढ़ने पर सेम आए, सेम उच्चारण हो, वैसे शब्द को हम लोग पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को जब हम 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से अपोजिट डायरेक्शन का 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ते हैं तो दोनों सेम होता है। अब देखते हैं इसमें, जैसे ये ई कोलाई 1 जो है, ये GAATTC इसका पहचान अनुक्रम है। हर एंजाइम का पहचान अनुक्रम अपना अलग होगा। तो इस एंजाइम का पहचान अनुक्रम है GAATTC, जो क्या करता है? ये इस G और इस A के बीच में काटता है इसको। तो जिसके कारण से यहाँ पे क्या हो गया? एक खांच का रूप तैयार होता है, जिसके कारण से दूसरे खांच, और इसी एंजाइम के द्वारा उस प्लाज्मिड को भी काटा जाएगा जिसमें इसको ऐड करना है। ठीक है, यानी एक ही
प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से दोनों डीएनए को काटे जाते हैं। जिस डीएनए को जोड़ना है, जिस डीएनए में हमारा वांछित गुण वाला भाग है, और उस डीएनए प्लाज्मिड में जिसको कैरी करेगा वो, उन दोनों को हम क्या करते हैं, एक ही एंजाइम से काटते हैं। तो हम अब जानते हैं कि यहां से क्वेश्चन आता है हमारे बिहार बोर्ड में क्लास 12 का पहला क्वेश्चन इससे ये पूछेगा कि जो पहला प्रतिबंधन एंजाइम था वो कौन था। तो ये था हिंद 2, जो किसके द्वारा अलग किया गया था, तो स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा, स्मिथ के द्वारा किया गया था 1968 में। 1968 में स्मिथ के द्वारा किया गया था। और इसे कहां से निकाला गया था, किसके द्वारा, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से अलग किया गया था। हिंद 2 का जो अनुक्रम होता है, हिंद 2 का जो अनुक्रम है वो है हमारा क्या, तो वो हमारा है GTCGA। C 2 4 6। अगर इधर है 5 प्राइम और इधर है 3 प्राइम, तो इसका क्या होगा, C के साथ हमेशा G आता है, A के साथ T आता है, G के साथ C आता है, C के साथ G आता है, T के साथ A आता है, और G के साथ C आएगा, और इधर हो जाएगा 3 प्राइम और ये हो जाएगा 5 प्राइम। तो अगर हम गौर करें तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ने पर, और इसी के अपोजिट 5 प्राइम से दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ने पर दोनों सेम सीक्वेंस हैं, इसीलिए इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और ये हिंद 2 का ये रिकॉग्नाइजेशन साइट होता है, ठीक है, जो 6 अनुक्रम का होता है। और ये क्या करते हैं, तो ये 3 के बीच से, यानी यहां से इसको कट कर देंगे और ये यहां से कट कर देंगे, यानी हिंद 2 क्या प्रोड्यूस करता है, तो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है। ब्लंट एंड जो बाद में जोड़े जा सकते हैं दूसरे एंजाइम के मदद से, इसको बाद में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और जो ब्लंट एंड होते हैं, ब्लंट एंड को जोड़ने के लिए एक एंजाइम लगता है, और उस एंजाइम का नाम है टर्मिनल ट्रांसफरेज, जो क्या करता है, पॉली ए और पॉली टी ऐड करता है, यानी एडेनिन और थाइमिन के सीक्वेंस को ऐड करता है इसके द्वारा, और ब्लंट एंड को भी स्टिकी एंड में बदला जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिंद 2 जो है 6 अनुक्रम है। अभी तक फिलहाल 900 प्रतिबंधन एंजाइम को जाना जाता है, जो कि अभी तक 230 उपभेदों से निकाला गया है, यानी बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाला गया है 230 स्ट्रेन से। अब प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम की अपनी विशिष्ट पहचान साइट है, यानी जो अनुक्रम होगा सबका, वो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है या अनुक्रम है वो अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का पैलिंड्रोमिक क्या है, तो हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि पैलिंड्रोमिक वो सीक्वेंस अक्षरों का वो समूह है जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं से पढ़ने पर एक समान लेता है। जैसे चाचा, आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो सेम। जहाज, मलयालम, मैडम, इसको अगर हम करते हैं MADAM, अगर इधर से इधर जाते हैं तो वही, इधर से इधर जाते हैं तो वही, तो ये वैसे कहलाते हैं पैलिंड्रोम्स। और पैलिंड्रोमिक अनुक्रम कौन है, तो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम वो होते हैं जो आगे या पीछे से पढ़ने पर समान होते हैं लेकिन उल्टे स्टैंड में, यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर गए तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इधर से अगर हम लोग पढ़ते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो इधर भी हम लोग पढ़ेंगे 5 प्राइम से 3 प्राइम,
ये बट अपोजिट डायरेक्शन, तो ये सेम है। वैसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नेक्स्ट हमारा है कि इसका हम लोग पृथक्करण। अब हम लोग के पास है काटने के लिए है, तो अब हम पहले आइसोलेट कैसे करेंगे, आइसोलेशन यानी अलग कैसे करेंगे डीएनए को अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये क्या है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए को अलग किया जाता है, डीएनए के अवशेषों को। तो ये बेसिकली किसके द्वारा किया गया था, तो ये विकसित किया गया था 1937 में ए टिस्लेस के द्वारा। ए टिस्लेस ने इसको डेवलप किया था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक तकनीक है जिसमें डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को उनके आकार के आधार पर और लेंथ के आधार पर, यानी उसको एक विद्युतीय क्षेत्र में एक माध्यम में मैट्रिक्स के माध्यम से अलग किया जाता है, मीडियम और मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो यूज किया जाता है वो एक जेल होता है और उस जेल का नाम है एग्रोज। ये जो एग्रोज जेल होता है ये एक समुद्री घास है, ये पॉलीसेकेराइड है जो हम लोग समुद्री घास से लेते हैं या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अंदर छलनी का प्रभाव होता है, छलनी यानी सीविंग होते हैं, और ये जो होते हैं ये हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और इसको बेसिकली किया क्या जाता है, तो विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो अब हम जान रहे हैं कि जो डीएनए है वो कैसा चार्ज है, तो वो निगेटिव चार्ज। डीएनए हमारा निगेटिव चार्ज है, इसलिए किधर मूव करेगा, पॉजिटिव की ओर, और जो पॉजिटिव होते हैं वो निगेटिव की ओर। तो इस तरह से एक प्लेट होता है जिसमें डीएनए को कैथोड के पास लगा दिया जाता है और एनोड की ओर ये बढ़ता है, यानी निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जो जितना छोटा रहेगा वो सबसे आगे जाएगा और जो जितना बड़ा रहेगा वो सबसे कम ट्रेवल करता है। तो इस तरह से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो उसके बाद इस एग्रोज जेल में क्या होता है, ये डीएनए धस जाते हैं और इनको निकाल कर क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। और डिसॉल्व करने के लिए हॉट वाटर में इसके पहले डीएनए को हम ऐसे नहीं देख सकते, हैं और इनको देखने हेतु इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है हमारे एग्जाम में कि डीएनए को देखने के लिए किसके द्वारा स्टेन किया जाता है, किससे रंगा जाता है, तो वो होता है इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड से जब रंगा जाता है और यूवी रेज के साथ एक्सपोज किया जाता है, तो यूवी रेज से जब हम एक्सपोज करते हैं तो ये ऑरेंज स्ट्रिप देता है, ऑरेंज स्ट्रिप यानी धारी देता है, और उससे हम लोग को डीएनए के बारे में पता चलता है। बेसिकली एग्रोज जेल को काट कर बाहर निकाल लिया जाता है और उसको डिसॉल्व किया जाता है, और ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। एडजॉर्बेंट को हटाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इल्यूशन। उसके बाद डीएनए को ऑब्टेन कर लिया था, उसके बाद वहां पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया जाएगा, उसको काटा जाएगा और फिर फर्दर उसको डीएनए लाइगेज के द्वारा ऐड किया जाएगा। आगे की कहानी में यही है, इथिडियम ब्रोमाइड के साथ डीएनए को स्टेन करते हैं, अल्ट्रावायलेट रंग ये देता है। इस तरह से देखिए हम लोग का ये कहलाया स्टिकी एंड, यहाँ पे खांच तैयार होता है, तो ये यहाँ से और ये, तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ए के साथ टी, ए के साथ टी, टी के साथ ए, टी के साथ ए, और ये सी जी। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं, और ये जो डीएनए बैकबोन है और ये जो इंसर्टेड है ये दोनों आपस में मिल गए, और ये ही हमारा क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। अब हम लोग देखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम का कुछ पार्ट।
तो प्रतिबंधन एंजाइम में दोनों फॉर्म कर रहा है। ये हमारा कुछ रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ये हमारा सोर्स है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये प्रोडक्ट है। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे पहला डिस्कवर जो है हिंद 2, जिसको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के द्वारा लिया गया है, RD। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे नेमिंग ऑफ और नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नोमेनक्लेचर और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो नोमेनक्लेचर में अगर हम लोग पहला देखते हैं, तो नोमेनक्लेचर में अगर हम लोग पहला करते हैं, तो नोमेनक्लेचर में जो पहला शब्द होता है, जैसे पहला जो हमारा है वो है हिंद 2। ये लिया गया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe RD। तो हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जानते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर नेमिंग में हम लोग जानते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है, ये होता है हमारा, ये जो होता है, जो पहला अक्षर यहाँ पे दिखा रहा है, ये दिखाता है जीनस, ये दिखाता है जीनस को, और ये दिखाता है स्पेसिस एपिथेट, ये होता है स्पेसिस का नाम। तो प्रतिबंधन एंजाइम को भी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो का नामकरण करने के लिए जिस सोर्स से वो लिया जाता है उसका पहला अक्षर, तो सोर्स का ये पहला अक्षर, जीनस का पहला अक्षर जो हमेशा कैपिटल में होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद स्पेसिस का ये दो अक्षर, स्पेसिस का दो अक्षर जो स्मॉल में होगा IN, और यहाँ पे ये जो है ये प्रभेद का नाम, ये किस प्रभेद का है, प्रभेद यानी स्ट्रेन का, तो उस स्ट्रेन का नाम, तो हिंद, तो यहाँ पे आ गया उसका D, और ये जो ये है, ये रोमन नंबर, ये उसके नंबरिंग है, यानी इससे कितना नंबर का ये एंजाइम है, तो ये दूसरे नंबर का एंजाइम है। अगर तीसरा होता तो 3 आता, अगर 2 है तो ये 2, अगर ये इससे पहला है तो ये। यहाँ पे देखो इस चिड़िया कुलाई, ये जो है ये जीनस, ये स्पेसिस और ये स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का आया R, इसका हमारा ये पहला है, तो ये इस तरह से हम लोग इसमें नेमिंग करते हैं। और ये हमारा साइट है, रिकॉग्नाइजेशन साइट, जो हर किसी का अलग अलग होगा। इसको एक बार हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।